अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से शहर मैसूर में अब्दुल अजीम साहब आए हुए हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। कल से इन्होंने मुख्तलिफ इजलासों को मुरतब किया, कई रिव्यू मीटिंग्स किए, कई डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ तरतीबवार मीटिंग्स हुई। कई लोगों ने इनसे मिलकर इनके मसाइल, उनके जो शिकायत थे चेयरमैन साहब से मिलकर उनसे उसके मसाइल को हल को लेकर कई लोगों से मुलाकात की गई, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या दीगर डिपार्टमेंट्स, तमाम से कल तफसीली बातचीत हुई है। आप सुनिए कल से इनका जो दौरा था उसके बारे में चेयरमैन साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो सके कि मैसूर के दौरे में अब्दुल अजीम साहब किस मकसद से आए हुए थे। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल से आप मैसूर में हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हुए सर? देखिए, मैं कल सुबह 9 बजे पहुंचा। जी सर। टोटल 10 प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया। बहुत ही मेरा प्रोग्राम बहुत ही टाइट शेड्यूल रहा, क्योंकि 2 दिन के लिए आया था मैं। जब मीटिंग फिक्स करते वक्त पर लोगों की तरफ से नहीं आज ही करना है बोल के उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो जैसा मैं जलदर्शनी को आया, आने के बाद में इमीडिएट वहाँ पर हमारे सिकंदर बख्त का डेथ एनिवर्सरी थी, तो लोग मुझे इसरार करे तुम भी आओ कुछ बात करो। तो उस प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया और वहाँ पर लोगों को सिकंदर बख्त के बारे में बताया। यानी उनकी तारीख बताई आपने? जी। उनकी पूरी तारीख मुझे मालूम थी जी। वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में उन्होंने 1969 में जब कांग्रेस स्प्लिट हुई जी, तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, क्योंकि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही थी। डेमोक्रेसी बचाओ का नारा लेकर उन्होंने अपोजिशन के साथ जी जॉइन हो गया। उसके बाद में उन्होंने जेपी जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट चला हिंदुस्तान में, टोटल रेवोल्यूशन, उसमें हिस्सा लिए। और 1977 में उन्होंने जो है जब जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ये भी लोकसभा इलेक्शन से चांदी चौक से कंटेस्ट करके जीते हुए थे। बिल्कुल। और राजी देसाई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और ये भी कैबिनेट में शामिल हुए। और जब इनको कैबिनेट का दर्जा देकर जो है हाउसिंग मिनिस्ट्री दी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो आखिर में उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया। चलते चलते वो फिर बीजेपी में आ गए, 2 बार मिनिस्टर रहे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। और जब इनका राज्यसभा मेंबर का टर्म ख़त्म हो गया तो उनको गवर्नर बना के केरला को भेज दिया गया। उसके बाद में हमारा सेकेंड प्रोग्राम था, माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी है कि हमारे पास 6 मज़हब के लोग आते हैं। एक मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ये 6 कम्युनिटीज़ हमारे पास आते हैं। अब उनकी फरियाद सुनना था।
माइनॉरिटी कमीशन को इसलिए इस्टाब्लिश किया गया है और स्टैट्यूटरी दर्जा इसलिए दिया गया है कि वो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम को सुने और माइनॉरिटीज़ के जो भी जायज़ हुकूक हैं उसकी रक्षा करें। जी। इसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल मुसलमानों में हमारे पास जो है वक्फ बहुत बड़ा इदारा है, दैट इज़ ए इंस्टीट्यूशन। नंबर 2 KMDC हमारे पास है। नंबर 3 डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ है, उर्दू एकेडमी है, और इतने पावर्स दे चुके हैं कि मैं जो है माइनॉरिटीज़ की हुकूक की रक्षा के लिए मैं किसी ऑफिसर को भी कांटेक्ट कर सकता हूं और हिदायत दे सकता हूं और उनके प्रोटेक्शन के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं। तो आज कल मैंने क्या किया, मीटिंग बुलाया था। ये 6 कम्युनिटी के लीडर्स आए थे, यहाँ तक कि तुम्हारा टिबेटियन कैंप से बुद्धिस्ट लोग भी आए थे, जैन्स भी आए थे और सिख लोग भी आए थे। उनके सारे मसलों को सुनने के बाद में कम से कम 2 घंटों की सुनाई हुई। उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि प्राइम मिनिस्टर की जो 15 पॉइंट प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए, माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूदी के लिए। तो हम जो है कल मीटिंग बुलाई थी DC और SP के प्रेजेंस में। पूरे 17 या 18 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहाँ पर आए हुए थे। जो भी हम पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुने उसके बारे में क्वेश्चन किए और इनका प्रोग्रेस क्या है वो देखे। उसके साथ में वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स भी वहाँ पर आए थे और मैंने वक्फ बोर्ड की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी है, जब भी हमारे वक्फ ऑफिसर्स आपके पास आएंगे, हमारा बहुत बड़ा मसला खाते का मसला है, बहुत सारा एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आप डायरेक्शन दीजिए तहसीलदार को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वक्फ के मामले में इमीडिएट हमारा खाता बनना चाहिए। आपने हिदायत दी है जी। और डायरेक्शंस ये भी दिया कि जो है जहाँ भी एनक्रोचमेंट हो रहा है वहाँ पर एक्शन लिया जाए। और मैं पुलिस ऑफिसर्स को भी ये बात कही कि वक्फ के बारे में प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद में दूसरी मीटिंग रही हमारी पुलिस ऑफिसर्स के साथ में। मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनने के बाद में मेरे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, कानून बोलता है कि माइनॉरिटी कमीशन का फर्ज बनता है कि टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, एकजुटता के लिए तुम काम करो। कैसे काम कर सकते हैं? जब तक पुलिस ऑफिसर्स को हम हिदायत नहीं देते और वहाँ का लाइन ऑर्डर सिचुएशन मालूम नहीं करते, तब तक काम नहीं होता। तो इसलिए मैंने कल मीटिंग बुलाई। यहाँ के DCPs आए हुए थे, ACPs आए हुए थे और इंस्पेक्टर्स आए हुए थे, एडिशनल SP आए हुए थे। तो मैंने पूछा कि मैसूर में लाइन ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। उसके साथ साथ मैंने सवाल किया कि कम्युनल हार्मनी कैसी है। तो मेरी एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने कहा कि देखो ये मेरा फरीजा है। दूसरा क्या है, मेरी एक्सपीरियंस है। मुझे कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर कम्युनल हार्मनी किस तरह मेंटेन की जाए। और मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे बीमारियों को आपने देखे हैं, एड्स की बीमारी देखी है, कैंसर की बीमारी देखी है, कोरोना की बीमारी देखी है। मैं समझता हूं कि इन तमाम बीमारियों से बढ़कर अगर हिंदुस्तान में कोई बीमारी है तो वो जो है कम्युनल क्लैशेस, कम्युनल सिचुएशन। तुम अगर ये ठीक कर दिए तो जो है जब तक सोसाइटी में अमन और भाईचारगी नहीं रहेगा, हिंदुस्तान तरक्की की तरफ देख ही नहीं सकेगा। तरक्की इज इम्पॉसिबल। ये काम तुम्हारे सुपुर्द है। और मैंने थोड़े जुर्म्स का नाम लिया, जराइम का, कहा कि इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऐसे कंट्रोल सकते हैं, इसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऐसा होना चाहिए। जी। और जो है कम्युनल हार्मनी के लिए जो है तुम सेंसिटिव एरियाज को ढूंढना है। मैंने कहा कि कम्युनल टेंशन, कम्युनल क्लैशेस, कम्युनल प्रॉब्लम जहां मुसलमान और हिंदू 50-50% बसते हैं वहां पे प्रॉब्लम होता है। अगर 15% मुसलमान हैं, 85% हिंदू हैं, तो वहां क्लैशेस नहीं होते। जहां 15% हिंदूस हैं, 85% मुसलमान हैं, वहां भी प्रॉब्लम नहीं होता, भाईचारगी रहती है। जहां 50-50% की आबादी है वहां जरूर प्रॉब्लम होगा, उसको तुम कम्युनली सेंसिटिव एरिया करार देना चाहिए। बिल्कुल सर, कमीशन के अंदर केएमडीसी आता है, वहाँ पे सर आरआईवी स्कीम्स और दीगर स्कीम्स को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत तरह के मसले हैं सर। उनको बेंगलोर जाना पड़ रहा है, कईयों को कई एप्लीकेशंस अभी तक पूरी नहीं हुए हैं और स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम्स हैं सर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, हमारे पास केएमडीसी है, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज है, मेरा ही वेबसाइट है। हर दिन सवेरे आप माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरफ से जारी करदा जो है प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। मेरी फ़ोटो भी देख सकते हैं, उसमें मेरा नाम भी रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हम जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे ग्रुप्स में हमारे जितने भी 30 डिस्ट्रिक्ट में हमारे वक्फ ऑफिसर हैं, केएमडीसी मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज हैं, उनको मेरा मैसेज जाएगा। इन टर्न वो जो है उनका जो ग्रुप बना है उनको मालूम करें। मेरे पास जो है आज जॉब एडवर्टाइजमेंट भी मैं भेज रहा हूँ, वेदर इट इज स्टेट जॉब एडवर्टाइजमेंट और सेंट्रल जॉब एडवर्टाइजमेंट। मिलिट्री का एडवर्टाइजमेंट भेज रहे हैं, पुलिस का एडवर्टाइजमेंट भेज रहे हैं। उसमें पूरा जो है जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस में बता रहे हैं, एज लिमिट बता रहे हैं, कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लोगों तक जा रहा है। ये हमारा मैसेज सारे कर्नाटक के मुतवलियों को जा रहा है सर। बिल्कुल। अगर आपको मालूम नहीं, बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े, तो हम क्या करेंगे? जो मसले हैं उनको कुछ आप हिदायत दिए हैं? देखिए, इसके लिए ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, मेरा वेबसाइट ओपन हुआ है जी। वेबसाइट में अगर नसीमुद्दीन साहब कुछ प्रॉब्लम बोलना चाहते हैं जी सर, तो मेरे ऑफिस को आने की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम आप जो है हमको रवाना कीजिए ऑनलाइन, आपको ये क्या 2 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा, इंस्टेंटली? यस सर, जी। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। हमारे पास स्टेट का एक हेल्पलाइन बना हुआ है माइनॉरिटीज के लिए। जी जी। उस हेल्पलाइन के लिए 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। हमारे पास माइनॉरिटी कमीशन में सेपरेट और एक हमने हेल्पलाइन बनाया है। तुम सवाल करो, हम जवाब देंगे। सिर्फ जवाब नहीं, उसके हल की कोशिश करेंगे। अगर जो है विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन दी लॉ अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो उसको हम जरूर हल करेंगे। वो जमाना चले गया सर। अगर किसी के बारे में शिकायत भी करना है तो करो। जी जी। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो आकर हमको बताओ, हम 1-2-3 लोगों को ट्रैप करवा देंगे। बिल्कुल। बैठकर सिर्फ डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। सारे चीजें आज हम आपके डोर स्टेप में पहुंचा रहे हैं, इस्तेमाल कर लेना, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम जरूर करेंगे। अब कल मैं जो है उसके बाद में सिद्दीकिया मदरसे में भी एक मीटिंग मुतवलियों की बुलाया था। कम से कम उनसे मैं 2 घंटे बात करता रहा, कंटिन्यूस बात करता रहा, और उनको समझाए कि मस्जिदों का निज़ाम कैसा होना चाहिए, कौम की खिदमत तुम्हारी तरफ से कैसे कर सकते हैं। और वक्फ बोर्ड को मैंने हिदायत दी कि जितने भी तुम्हारे प्रॉपर्टीज हैं, वेकेंट प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको कंपाउंड डालो। और मैंने परसों बेंगलोर में एक लेटर भी लिखा हूं और मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले 2 साल सरकार की तरफ से जो भी फंड मिलेगा 90% हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारे जो जायदाद हैं, उसकी कंपाउंड के लिए खर्च करना होगा, नहीं तो हमारे हाथ से छूट जाएगा। बिल्कुल सर। अगर हमारी ज़मीन आज भी जो बची हुई है वक्फ बोर्ड में, कर्नाटक में अगर इसकी हिफाजत कर लेंगे तो समझो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड पूछने की ज़रूरत नहीं। आप बेंगलोर में जो जगह आज भी जो बची है
तुम वहाँ पर जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी तुम्हारी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तुम बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा कैंपस बनेगा, जैसा कैलिकट में नॉलेज सिटी बनी हुई है, इसी तरह हमारे पास नॉलेज सिटी बना सकते हैं। सर बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना सर। देखिए, मैं इसलिए हमारे पास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, जी मैं एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर की हैसियत से बोलना चाहता हूं। जी सर। कौम की तरक्की के लिए 1000 लोगों की जरूरत नहीं, हम्म। चंद 4-5 गिने लोगों का भी अगर डेडिकेशन है, काम हो जाएगा। यानी काबिल लोग आगे बढ़ना है। यस, वो फिक्र होना चाहिए सर। जी, जी, जब जी। इन तमाम जो भी आजकल कौम बैकवर्ड जो ठहरी हुई है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ लीडर्स, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा ये दोनों की तरफ से हम पीछे हैं। सर। और दूसरी बात भी मैं बोलना चाहता हूं, जी सर। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मैं कहीं मीटिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोले साहब ये माइनॉरिटीज कमीशन कैसे चलती है, माइनॉरिटीज कमीशन की तरफ से कौन तुम्हारा नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट में है, केएमडीसी का नुमाइंदा कौन है, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज का नुमाइंदा कौन है, वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा कौन है। इतनी भी बात हमारी कौम के लोगों को अगर मालूम नहीं है, तुम कैसे तरक्की करोगे सर। बेसिक कहना चाहता हूं, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ो, उर्दू न्यूज़पेपर मंगाओ, कन्नड़ा न्यूज़पेपर मंगाओ, हर चीज का आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। मालूमात ही नहीं मुल्क में हालात क्या चल रही, कानून क्या कहता है। और हमारे माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से हम जो हाई कोर्ट की रूलिंग भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर पहुंचा रहे हैं। हर जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनका प्रॉब्लम सुनते ही उसे जो है मुआयना करके सरकार को क्या तरीके से डायरेक्शन देना है, कानून की तरीके से। हम कानून बता रही, ये कानून ये कहता है तुम ये काम करो। बिल्कुल। कल जो है हमारे सामने एक शिकायत आई, सब बच्चों की स्कॉलरशिप लेने के लिए बैंक में 1000-2000 रुपए कम से कम डिपॉजिट रखना है बोल के। मैंने डिप्टी कमिश्नर की प्रेजेंस में पूछा उस ऑफिसर को, कौन ऐसा कहता है, जीरो बैलेंसिंग का अकाउंट जो है प्रधानमंत्री डायरेक्शन दिए बगैर पैसे के आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सर यहाँ पे। नहीं, वो डायरेक्शन हम दिए हैं कल। जो शिकायत सुनने के बाद में मैं हमारे ये लीड बैंक ऑफिसर को भी मैंने कहा है, नो यू कैन नॉट इंसिस्ट लाइक जीरो बैलेंस पे भी वालिदैन स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आपने हिदायत दी है। ठीक है। और हमारे जो लीड बैंक ऑफिसर भी आए थे उनको भी मैंने कहा है, डीसी को भी कहा है जी, ये जो है आप भी बोलो। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई डिमांड किया तो माइनॉरिटी कमीशन को एक कंप्लेंट भेजने के लिए बोलो, नाम डालकर भेजो कौन ऑफिसर डिमांड कर रहा है। हाँ। हम जरूर से डायरेक्शन देंगे। बिल्कुल। ओके सर, आपको कम्युनल अवार्ड मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस अवार्ड इसलिए मिला कि आप हमेशा इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब यानी हिंदू मुसलमान को अमन के साथ लेना चाहते हैं। आप शुरू से यही करते आए हैं सर। जहाँ पे हमें 75वीं आज़ादी मनाई, वहीं पे उसी दिन बल्खीस बानो का जो मामला है उसको लेकर आपका क्या अपना ख्याल है सर, क्या सोचते हैं सर आप? देखिए, रेप का जहाँ तक मामला है उनको बख्शा नहीं देना चाहिए। जी सर, बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाई तक। नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है, जी सर, गलत है। जी। तो उनकी रिहाई रेमिशन बोल के है, सजा होने के बाद में जी, रेमिशन, अच्छा, सजा को कम करना, जी, अच्छा, वो एक कानून बना है। अब हाल ही में कानून क्या है बोले तो लाइफ इम्प्रिजन के माने जो हैं वो पूरी लाइफ जेल में ही गुजारे। जी। 1999 में एक कानून बना था, उस वक्त पर 14 साल के बाद में गुड कंडक्ट के आधार पे उनको रिहा करते थे। अच्छा, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अभी लोग सवाल कर रहे हैं प्रेजेंट कानून को क्यों तुम इस्तेमाल नहीं किए, 1996 का 92 का रिविजन एक्ट के तहत तुमने क्यों किया।
तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। लोग कोर्ट का के दरवाजे पर दस्तक दी है जी। इसके बारे में कोर्ट फैसला करेगा। अच्छा सर, आपकी सेंट्रल कमेटी में नितिन गडकरी साहब और दूसरों को बेदखल करते हुए देखिए, येडियुरप्पा को शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे देखिए येडियुरप्पा जी ये सावरकर की एक पदयात्रा कर रहे हैं सर। देखिए, मैं ही बोलता हूँ, सुनिए, मैं एक हाई कोर्ट जज के बराबर हूँ। मुझे स्टैट्यूटरी पोस्ट दिया गया है। किसी को खुश करने के लिए मैं जो है पॉलिटिशियन की तरह स्टेटमेंट नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना ही कह रहे हैं, जहाँ भी कम्युनल या फसादात होते हैं, क्लैशेस होते हैं, वायलेंस होता है, अमन को धक्का पहुंचता है, हम एक मिनट भी खामोश नहीं बैठे। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, सर कानून को लागू करने वाले कौन है? एक जो है डिप्टी कमिश्नर, दूसरा पुलिस ऑफिसर। हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे छोटे मोटे कंट्रोवर्सी के अंदर जो है मैं माफ करना जवाब नहीं दे सकता। मालूम, मुझे जो है अमन होना चाहिए, भाईचारगी होना चाहिए। वी आर ऑल इंडियंस। हम कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है। बिल्कुल सर। अगर हमारा डीएनए टेस्ट करके देखें तो हिंदू मुसलमानों का एक ही डीएनए है। टेस्ट करवा के देखिए। बिल्कुल सर। हम यहाँ की, हमारी पैदाइश यहाँ की है। हमारे आज भी रसूमात जो हैं हिंदुस्तानी रसूमात हैं। बिल्कुल। दुनिया के किसी हिस्से में कोई साड़ी नहीं पहनती मुसलमान की औरत, हाथों में बंगड़ियाँ नहीं पहनती, चूड़ियाँ नहीं पहनती। पूरी तहजीब हमारी हिंदुस्तानी तहजीब है। हम इस्लाम को कबूल किया। सिंप्लिसिटी ऑफ इस्लाम देखकर जो है हिंदुस्तान के लोग सिर्फ इस्लाम में नहीं, जैनिज्म में शामिल हुए, वो भी हिंदुस्तानी थे। बुद्धिज्म में शामिल हुए, वो भी यहाँ के हिंदुस्तानी थे। क्रिश्चियंस बने, वो भी यहाँ यहीं के हैं। हम भी उसी तरह जो है 4-5 लोग आज भी ढूंढे तो 1-2-3% मिलेंगे हमको। बिल्कुल सर। अफगान से आने वाले, काबुल से आने वाले, ऐसे लोग मिलेंगे। मगर 99% हम हिंदुस्तानी हैं। हम यहीं पैदा हुए और हम यहीं दफन होंगे। बिल्कुल सर। हमारे इस्लाम से जो है, जो भी अपने अपने मजहब से मोहब्बत करता है, उसका हक बनता है कि वो उसके लिए उसका मजहब प्यारा है। बिल्कुल सर। मगर बेसिकली वी आर ऑल इंडियन। ये फार्मूला अगर तुम अडॉप्ट करेंगे तो यहां पर कोई तरह के फसादात नहीं होंगे। बिल्कुल। अमन रहेगा, भाईचारगी रहेगी। मेरा ये तजुर्बा है कि मैं अथॉरिटेटिवली ये कह सकता हूं, अमन और भाईचारगी, इन दो ताकतों पर हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। नहीं तो हम जो है आपस में लड़ेंगे, आपस में मारधाड़ करेंगे, मरेंगे, हमारा सुकून चले जाएगा। ये हमारे हाथ में है। अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दे रखी है, सोचना चाहिए। ये चंद उसूलों को अगर अपनाएंगे तो अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल सर। सबसे ज़्यादा मैसूर सिटी पर मुझे बहुत ही मोहब्बत है। मैंने पूरे पुलिस ऑफिसरों के सामने ये बात कही, डीसी के साथ में बात कही, आज पेपर्स में भी वही लिखे हैं। मैसूर की अवाम जो है, ये क्या है, अमन के चाहने वाले, भाईचारे की चाहने वाले, ये अमन के पुजारी हैं, हिंदू हो या मुसलमान। इनके खून में ये बात है। कन्नड़ा में बोलती नड़े नुड़ी और इनकी संस्कृति जो है। मैंने पूछा पुलिस वालों को कल, देखो भाई तुम्हारे पास तुम्हारे पुलिस वाले तुमको सर बोल के पुकारते हैं या स्वामी बोल के पुकारते हैं? नहीं सर, आज भी जो स्वामी 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 बोलते हैं। यह हमारी तहजीब है। और इतना फेयर नाम है मैसूर सिटी का, तुम इसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। पुलिस ऑफिसर्स को कहा मैंने, तुम आए हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस नाम को टार्निश करके मत जाइए। ये फेयर नेम को बचाना चाहिए। अब इतना अच्छा खूबसूरत शहर, तहजीब है यहां पर।
ये कहकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। तो ऐसा मेरा सफ़र जो है बिल्कुल कामयाब रहा। जी सर। और मैं यहाँ के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से यही दरख्वास्त करता हूँ, छोटे मोटे मसलों के ऊपर आप जो है फैसला करने के लिए मत बैठो। तो सबसे ये बड़ी बात यह है कि ये दुनिया जो है अल्लाह की बनाई हुई है। बिल्कुल सर। तुम भगवान कहो, जीसस कहो, मुख्तलिफ काम है, ईश्वर कहो, जो भी कहो, एक ही है अल्लाह, भगवान एक ही है, उसने बनाई हुई दुनिया। बिल्कुल सर। सब मिलकर जो है अमन के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। जी सर। और एक दिन जो है इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे। इसको बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने देखा अजीम साहब ने जहां मुख्तलिफ बातों को उजागर किया, वहीं पे कल से लेकर ये दौरा क्या क्या हुआ तमाम चीज़ें आपको पेश की हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा है कि इस मुल्क की जो शान है, मुनफरिद शान कह सकता हूँ, यही है कि हम हिंदू मुसलमान में एकता इस मुल्क को बचाए रखेगी। और यही कोशिश को लेकर आज़ादी ली गई थी, इसी को लेकर आगे बढ़ना है, यानी मोहब्बत की मशल को आगे ले जाना है ताकि इस मुल्क में अमन व अमान बाक़ी रहे। दीगर बातें आपसे मालूम हुई, और ख़ुसूसन उन वालिदैन से मैं कहना चाहूँगा जो ज़ीरो बैलेंस को लेकर बैंक में परेशान थे, उनको भी अज़ीम साहब ने हिदायत दे दी है कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ज़ीरो बैंक का जो आपके लिए एक हल निकाला था कि गरीब से गरीब भी बैंक का खाता खोल सकता है, तो जिन जिन लोगों ने ज़ीरो अकाउंट खोला था उन माँ बाप को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों की स्कॉलरशिप उसी खाते में मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता किसी बैंक में आपको कोई मसला है तो आप डायरेक्टली माइनॉरिटी कमीशन से आप राबिता कर सकते हैं। वेबसाइट आपके रूबरू मौजूद है। यही है कि हमको अवेयरनेस के मालूमात ना होने की वजह से हम पीछे हैं। तमाम माइनॉरिटीज़ को चाहिए कि वो आगे बढ़ते हुए इन स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।